नमस्कार, मैं हिमांशु गुप्ता आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल लीगल राइट्स पे। आज का हमारा टॉपिक है उद्यापन मींस एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन दिया गया हुआ है इंडियन पैनल कोड सेक्शन 383 में और जिसको कवर करता है 383 टू 389 तक। इसमें अलग अलग फील्ड में बताया गया हुआ है कि क्या क्या कैसे कैसे दंड है। ठीक है, तो डेफिनेशन हमको मिलेगी सेक्शन 383 में उद्यापन की मीन्स एक्सटॉर्शन। ठीक है, तो मोटा मोटा हम समझते हैं सबसे पहले कि एक्सटॉर्शन होता क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए राम है, राम ने श्याम के लड़के को अगवा कर लिया और जैसे उसने अगवा किया तो श्याम को फ़ोन करके बताता है कि भाई साहब मैंने तुम्हारे लड़के को अगवा कर लिया है और मुझे 25 लाख रुपए उसकी जगह पे चाहिए। तो यहाँ पे राम ने श्याम से क्या मांगा? एक्सटॉर्शन मांगा। वो कैसे? उसने उसकी कोई मूल्यवान प्रतिभूति मतलब किसी व्यक्ति को उसने क्या किया, उसके किसी परिजन को उसने किडनैप कर लिया है। ठीक है, मतलब उसको उठा लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है। ठीक है, और जैसे ही उसने अपने कब्जे में किया उसकी किसी मूल्यवान प्रतिभूति को, उसकी किसी चीज़ को, तो और उसने उसकी जगह पे क्या मांगा है? पैसा मांगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सटॉर्शन। उसने उससे क्या मांगी है? एक्सटॉर्शन मनी मांगी है। याद रखिएगा कि एक्सटॉर्शन वहाँ पे क्रिएट होती है जहाँ पर आपसे कोई यहाँ पे एक्सटॉर्शन वहाँ पे क्रिएट होती है जहाँ आपसे कोई अपराध करवाया जा रहा हो या आपके द्वारा कोई अपराध कराया जा रहा हो या तो आपकी कोई ऐसा कार्य आपके द्वारा करवाया जा रहा हो जिससे कोई एक सिविल सूट क्रिएट हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिविल सूट कैसे क्रिएट हो सकता है? मैं आपके पास खड़ा रहता हूँ और आपके सर पे एक बंदूक रख देता हूँ और कहता हूँ कि भाई साहब इसमें साइन करो जिसमें आप मेरी सारी प्रॉपर्टी आप मेरे नाम पे कर रहे हो और अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपको गोली मार दूँगा। ये भी एक्सटॉर्शन है सर, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पे एक सिविल सूट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और अगर अपराध कैसे करा रहा हूँ? अपराध मैं ऐसे करा रहा हूँ कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यदि आपने मान लीजिए जैसे आप एक सामान्यतः मैं आपसे एक नॉर्मल चैट करता रहा, मतलब मैं आपकी कोई ऐसी ये बोलता हूँ कि अगर आपने मुझको पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूँगा कि आपके बारे में ऐसा मानहानि कोई लेख लिखूँगा जिससे आपकी बदनामी हो जाएगी। तो ये भी एक एक्सटॉर्शन है। ठीक है, या मैं आपकी कोई ऐसी वीडियो को आपसे चुरा लेता हूँ, चाहे आपकी सम्मति से चाहे आपकी सम्मति के बिना, उसको चुरा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपने मुझको पैसे नहीं दिए तो मैं इसको लीक कर दूँगा, यूट्यूब में डाल दूँगा या कहीं पर भी इसको सब सार्वजनिक कर दूँगा। ये भी एक्सटॉर्शन है सर। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे इसकी डेफिनेशन 383। जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय से, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को, मतलब आपको या आपके किसी परिजन को, ठीक है, या आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य कराए जिससे अपराध उत्पन्न हो तो के भय में साशय डालता है। और एतद्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज़ जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से प्रेरित करता है। मतलब आपकी कोई बेईमानी करवाता है, कुछ ऐसा कोई कार्य करवाता है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? उद्यापन हो जाएगा, मीन्स इट्स कॉल्ड एक्सटॉर्शन। ठीक है, अब हम इसके बाद 384 की बात करेंगे। 384 में दिया गया हुआ है दंड। जी, अगर कोई व्यक्ति अगर उद्यापन करता है तो उसको दंड दिया गया हुआ है, 3 वर्ष तक का दंड दिया गया हुआ है, जुर्माना भी मिल सकता है, दोनों में से किया जा सकता है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जैसे क्या होता है कि सेक्शन 384 एंड 506 ऐसे अपराध हैं जो शमनीय अपराध नहीं कहलाते। शमनीय अपराध कैसे नहीं कहलाते? मान लो जैसे 320 के तहत एक शमनीय अपराध का सेक्शन लिया गया हुआ है कि अगर मान लीजिए जो अपीलार्थी है और अभियुक्त हैं, दोनों के बीच में अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और वो जैसे मान लीजिए अपीलार्थी आके बोल दे कि नहीं भाई हो गया, सामने वाले से गलती हो गई, अब उसको माफ़ कर दिया जाए, नहीं साहब ऐसा नहीं होगा। 320 506 एंड 384 में ऐसा
ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। मतलब अगर एक बार न्यायालय की नज़र में अगर ये केस आ जाएगा तो न्यायालय, राज्य सरकार उसमें खुद ही एक्शन लेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के तहत हम समझते हैं कि जहां एक स्कूल के प्राध्यापक ने एक अध्यापिका को ऐसे स्थान पर बुलाया जहां वह अकेला था और उसे 3 सादे कागज़ों पर धमकी देते हुए हस्ताक्षर कराने के लिए उत्प्रेरित किया, वह उसकी लज्जा पर हमला कर देगा। जैसे मैंने आपसे बताया, तो उस जगह पर क्या किया उसने, एक्सटॉर्शन किया, एक्सटॉर्शन मांगा उससे, है ना। तो वहाँ पे उद्यापन का क्या होगा, वो दंडित कहलाएगा। ये हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये आवश्यक नहीं कि वह धमकी का उपयोग और संपत्ति की प्राप्ति एक ही व्यक्ति द्वारा की गई हो। मतलब जैसे ज़रूरी नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने धमकी दी हो सकता है एक दो या उससे अनेक भी व्यक्ति हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। अब हम यहाँ पे हमने 383 में ये समझा कि उद्यापन की डेफिनेशन क्या है, 384 में हमने इसकी पनिशमेंट समझी। अब हम बात करेंगे 385 की। जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति पहुंचाने के भय में डालेगा। देखिए क्षति, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी हमने आपको उद्यापन की डेफिनेशन बताई, अब हम यहाँ पे बताएंगे कि क्या कहते हैं स्तर कैसे कैसे यहाँ पे उद्यापन डिवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुँचाने के भय में डाले। मतलब मैं राम ने कहा श्याम से कि मैं तुम्हारे बच्चे को गोली मार दूंगा, उसने उसको भय में डाला। ठीक है, या भय में डालने का प्रयत्न करेगा कि मतलब उसने उसको बताने की कोशिश करे कि मतलब वो डाल रहा है, उसको भय हो रहा है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। मतलब यहाँ क्या बोला, जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को, मतलब आप बोलते हो उसने उसको कब्जे में नहीं लिया, उसके बच्चे को कब्जे में नहीं लिया, लेकिन उसने कहा कि यदि तुमने मेरे को 25 लाख नहीं दिए तो मैं तुम्हारे बच्चे को अगवा कर लूँगा और उसको गोली मार दूँगा। ठीक है, अब हम इसके बाद एक बात हम और, कोई क्षति कारित नहीं हो सकती या कारित करने के लिए की धमकी नहीं हो सकती जब तक कि किया गया कार्य या तो कोई अपराध हो या कि उचित रूप में किसी सिविल कार्रवाई का आधार बनाया जा सकता हो। मतलब या तो कोई अपराध होना चाहिए, ठीक है, और या तो कोई ऐसा कार्य हो जिससे एक सिविल कार्रवाई में उसका स्टैंड ले लेता हो, तब तक वो धमकी नहीं कहलाएगी। यहाँ पे धमकी भी हमको समझना ज़रूरी है। ठीक है, एक मामला हम आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ एक दांडिक मामले के मुख्तार ने धनराशि का उद्यापन करने के आशय से धमकी दी कि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों से ऐसे प्रश्न करेगा जो विसंगत, कलंकात्मक तथा अशिष्ट होंगे और जो शुद्ध करने तथा अपमान करने के लिए आश्रित थे, निर्णित हुआ कि इस धारा के अधीन दोषी होंगे। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, उसने ऐसा कुछ एक्सटॉर्शन किया और उसकी चीज़ों को ये कह सकते हो कि उसको डराया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 386 की। 386 सेम एज 385 है, बट यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आ जाएगा कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं, उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डाल कर, ठीक है, वहाँ पर क्या था, वहाँ क्षति पहुँचा रहा था। ठीक है, यहाँ पे उसके कार्य का स्तर जो है वो बढ़ गया। कार्य का स्तर क्या हो गया, मृत्यु और घोर उपहति हो गई साहब। क्या हो गया, जहाँ 384 और 385 में क्या था, वहाँ पे 385 में क्या था, 385 में वो उसको क्षति कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ 386, जैसे हम 386 में आए तो 386 में साहब अब तो वो मृत्यु घोर उपहति करने लगा, तो दंड की सीमा जो हो गई वो क्या हो गई, बढ़ गई। और दंड की सीमा क्या हो गई, दंड की सीमा हो गई कि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, तो क्षति की बात अलग थी और मृत्यु और घोर उपहति की बात अलग हो गई। अब वहीं पर धारा 387 ये कहती है कि जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति के स्वयं
उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या गौरवपति के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा। यहाँ पे देखिए 386 और 387 को आपको थोड़ा सा डिफरेंस को लेना है। जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति के स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या गौरवपति के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा। साहब यहाँ पर उसने यहाँ पे डालना बोला था और यहाँ पे डालेगा या प्रयत्न करेगा। यहाँ पे फ्यूचर की बात कर ली, वहाँ तो प्रेजेंट चल रहा था, यहाँ पे फ्यूचर हो गया। मतलब अगर आपने डालने की कोशिश भी करी या आपने प्रयत्न भी किया तो आप दंडित किए जाएंगे। कितनी वर्ष से? 7 वर्ष से या 7 वर्ष से या जुर्माने से 7 वर्ष से और जुर्माने से दंडित किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, आपको पनिशमेंट भी होगी, आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा और आपको फाइन भी लगेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 388 की। देखिए 380 और 388 और 389 दोनों एक साथ ही हम कवर करेंगे। 388 और 389 सेम एज इट इज 386 और 387 जैसे हैं। वो कैसे? जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध या अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है, समझ रहे हैं, उसने कोई ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय है, अथवा यह कि यह उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उद्यापन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यहाँ पे सी को समझिएगा। 388 और 389 कहती क्या है? 380 और 389 में मतलब यहाँ पे वो कर रहा है और 389 में करेगा या फिर कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, यहाँ 388 में प्रेजेंट की बात हो रही है। देखिए, मृत्यु या जीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर। ठीक है, मान लीजिए कि सामने वाला आपको धमकी दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो गया है, जो अगर साबित हो जाए तो आपको आजीवन कारावास हो सकता है आजीवन कारावास जो मृत्यु से आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसा कुछ मृत्यु से या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक, मतलब आपको फांसी भी हो सकती है, 10 वर्ष का आपको कारावास भी हो सकता है या तो आजीवन कारावास भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ आपको डराता है, ऐसा कुछ आपने कार्य किया है जिससे आपको इतनी पनिशमेंट मिल सकती है और इससे आपको ब्लैकमेल कर रहा है, एक्सटॉर्शन मांग रहा है, कुछ पैसा मांग रहा है, कोई ऐसा कार्य करने कह रहा है, तो वो व्यक्ति भी दंडनीय होगा। और कितने से दंडनीय होगा? 10 वर्ष तक की अवधि से दंडनीय होगा। ठीक है ना, मोटा मोटा समझिएगा। 388 क्या कहता है कि मान लीजिए राम ने एक हत्या की, हत्या पे उसको पनिशमेंट मान लीजिए, भाई सॉरी सी बात है, हत्या में 10 साल की सज़ा हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसकी मेंटालिटी उस समय क्या थी। बट राम के इस कृत्य को श्याम जानता है और श्याम उसको ब्लैकमेल करता है, एक्सटॉर्शन मांगता है, नहीं भाई तुम बता दो वरना मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारी इस हरकत को मैं बता दूँगा और तुमको इतनी सज़ा मिलेगी। तो जब ये चीज़ समझ में आएगी कि श्याम राम को क्यों ब्लैकमेल कर रहा था, उस जगह पर श्याम दोषी पाया जाएगा धारा 388 के तहत, और 388 के तहत उसको 10 वर्ष तक की अवधि का दंड मिल सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ 388 से अपन 389 पे जा सकते हैं कि एक चीज़ और 388 में दिया गया हुआ, मैं बताना भूल गया आपको कि 388 कहता है कि यदि धारा 377 के अंदर दंडनीय हो। ठीक है, क्या होता है कि अगर 377 जो है वो अननेचुरल ऑफेंस है। अननेचुरल ऑफेंस मतलब मैं आपको 377 मेरी वीडियोस में आप देख सकते हैं उसको, और अच्छी तरह से उसमें बताया हुआ है मैंने
तो अननेचुरल ऑफेंस जो है 377 के अधीन दंडनीय है। तो अगर कुछ ऐसा आप राम ने कृत्य किया हुआ है जिससे उसको 377 का दंड मिलता है, अननेचुरल ऑफेंस का दंड मिलता है, तो वह आजीवन कारावास के लिए श्याम को दंडित किया जाएगा। अगर राम ने कोई ऐसा कार्य किया हुआ है जिससे उसको 377 के अधीन दंड दिया जाएगा, तो श्याम को आजीवन कारावास का दंड मिल सकता है यदि श्याम ने राम को इस चीज़ के लिए एक्सटॉर्शन किया तो। ठीक है, सेम एज इट इज 389 बोलता है कि यदि दिलफिलाने का प्रयत्न करेगा, प्रयत्न करने की उसने ऐसा अपराध किया है या प्रयत्न किया है, मतलब भय दिखलाएगा कि तुमने ऐसा प्रयत्न किया है या दिखलाने का वो प्रयत्न करता है। ठीक है, अगर आपने ट्राई भी किया उसको ऐसा कुछ करने का, तो भी आप 388 और 389 के तहत, तो 380 यहाँ पे 389 में ट्राई का है और वहाँ पे अगर आपने ऐसा कर दिया, वहाँ करने का है, यहाँ ट्राई करने का है। ठीक है, अगर आप कोशिश करते हैं या करते हैं, ठीक है, कोशिश करना और करना दोनों में बहुत अंतर है, और दोनों में अंतर आप 388 389 में आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटॉर्शन हमारा कवर होता है। जो भी आपको क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।